सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस पर आधारित ऐसे जी के एमसीक्यू जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और चांस है कि पूछे जाएंगे। तो आज हम ऐसे 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चन फिजिक्स, 50 बायोलॉजी और 50 केमिस्ट्री से होने वाले हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो सबसे पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो इसका सही जवाब है अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं अरस्तु। अगला सवाल है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? सही जवाब है हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस लैंग्वेज में हुई थी, यानी बॉटनी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो सही जवाब है ग्रीक से हुई थी बॉटनी शब्द की उत्पत्ति। अगला सवाल है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही जवाब है शैवाल का। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है फ्लोरिकल्चर। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहा जाता है फ्लोरिकल्चर। अगला प्रश्न है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है एंथोलॉजी। याद रखना है, एंथोलॉजी को हम फूलों का अध्ययन कहते हैं। अगला प्रश्न है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वो होता है बीज का। बीज का अध्ययन होता है स्पर्मोलॉजी में। अगला सवाल है, एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो होता है घासों का। एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन होता है। अगला सवाल है, पीडोलॉजी में अध्ययन किसका किया जाता है? तो वह है भूमि का अध्ययन किया जाता है पीडोलॉजी में। अगला सवाल है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वो है पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन हम कहते हैं पोमोलॉजी। अगला सवाल है, शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? सो है फ्रक्टोज। शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है? तो वो करता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो वो है कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा ऊर्जा मिलती है एथलीट को। अगला सवाल है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं? तो वो है 20 एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं प्रोटीन बनाने के लिए। अगला सवाल है, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो वो है चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो वो है सोयाबीन में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है? तो है फंक ने। विटामिन शब्द जो है वो फंक ने प्रतिपादित किया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो जो है वो विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो वो है गाजर। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गाजर। अगला सवाल है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? तो होता है यकृत में। मानव शरीर में विटामिन ए जो है वो यकृत में भंडारित होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है, यानी कौन सा रोग होता है? सही जवाब है रतौंधी रोग। रतौंधी रोग जो है वो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? तो है आंवला। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला।
अगला सवाल है, मानव शरीर में रक्त का धक्का किस विटामिन से बनता है? तो सही जवाब है विटामिन के। मानव शरीर में रक्त का जो धक्का है वो विटामिन के से बनता है। अगला प्रश्न है, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो वो है कैल्शियम। दांतों में कैल्शियम होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से एनीमिया नामक रोग होता है? तो है आयोडीन। आयोडीन की कमी से, नो आयोडीन, जिस इज लोहा यानी आयरन से जो है वो एनीमिया नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो है आंत। आंत जो है वो टाइफाइड से प्रभावित होने वाला अंग है। अगला सवाल है, हैजा का क्या कारण है? सही जवाब है जीवाणु। हैजा का कारण है जीवाणु। अगला प्रश्न है, खसरा रोग का कारण क्या है? तो वो है विषाणु है खसरा रोग का कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो वो है साइकोथेरेपी। नॉट साइकोथेरेपी, दिस कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। अगला प्रश्न है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया नाम से हम जानते हैं ब्लड कैंसर को। अगला प्रश्न है, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो वो है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज खराब होता है मधुमेह रोग से। अगला निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? तो वो करता है फेफड़ा को। निमोनिया रोग जो है मानव शरीर के फेफड़ा रोग अंग को ग्रसित करता है। अगला प्रश्न है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो वो है यकृत के संक्रमण के कारण होता है पीलिया रोग। अगला प्रश्न है, शरीर के अंदर लोह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो वो है रक्तहीनता। रक्तहीनता यानी रक्त की कमी, खून की कमी। अगला प्रश्न है, सनसाइन विटामिन कौन सा होता है? तो वो है विटामिन डी है सनसाइन विटामिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है? तो वो रोग है टाइफाइड का रोग, जो है कि रक्तदान से नहीं फैलता। जो ऑप्शन में दिया गया है वो टाइफाइड का रोग है। अगला प्रश्न है, मीना माता रोग का कारण क्या है? तो वो है पारा। पारा से होता है मीना माता रोग। अगला प्रश्न है, किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है? तो वो है आयोडीन की कमी से होता है घेंगा नामक रोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है? तो सही जवाब है विटामिन डी से होता है रिकेट्स। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? तो वो है केसिन। केसिन नामक जो प्रोटीन है वो दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम है। अगला प्रश्न, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? तो सही जवाब है विटामिन सी के कमी से होता है स्कर्वी नामक रोग। अगला प्रश्न है, चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब है एडवर्ड जेनर ने किया था चेचक के लिए टीके का आविष्कार। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो वह है नाइट ब्लाइंडनेस का रोग है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। अगला प्रश्न है, मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है? तो वह है कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से बनती है मानव गुर्दे में पथरी। अगला प्रश्न है, सरल गलकंड यानी घेंगा किसे प्रभावित करता है? तो वो है थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है घेंगा रोग। अगला प्रश्न है, काली मौत यानी ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? तो वो है फ्लेग। फ्लेग को कहते हैं काली मौत। अगला प्रश्न है, पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? तो वो करता है यकृत को प्रभावित करता है पीलिया रोग। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो वो होता है अस्थि मज्जा में। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो वह है तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। अगला प्रश्न है कि मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो सही जवाब है यूरिक्रोम। यूरिक्रोम के कारण होता है मूत्र का रंग पीला। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है?
तो वह पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। सो गाइज अब हम देखते हैं केमिस्ट्री पर आधारित ऐसे 50 क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो सबसे पहला प्रश्न है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से वो क्या बनता है? तो वो बनता है मिश्रण। मिश्रण बनता है दो या दो से अधिक धातुओं को शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर। अनुपात कुछ भी हो सकता है। अगला सवाल है, ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो उपधातु कहलाते हैं, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु विद्युत की कुचालक धातु है दिए गए ऑप्शन में से? तो वो है लेड। लेड जो है वो है धातु विद्युत की कुचालक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? तो वो है अमोनिया। अमोनिया एक यौगिक है दिए गए ऑप्शन में से। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ पृथ्वी में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो वो है पानी। पानी जो है वो तीनों अवस्था में होता है, ठोस, द्रव और गैस, तीनों में पाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि एक वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है, क्योंकि मिश्रण हम उसे कहते हैं जो दो या दो से अधिक जब शुद्ध पदार्थ आपस में मिलते हैं वो किसी भी अनुपात में हो तो उसे मिश्रण कहते हैं। तो वायु एक मिश्रण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ना तो एक तत्व है और ना ही एक यौगिक है? तो वो है वायु। वायु ना तो तत्व है ना ही यौगिक है, क्योंकि एक मिश्रण है। अगला प्रश्न है, पदार्थ के चतुर अवस्था क्या है? तो वो है प्लाज्मा। पदार्थ की चतुर अवस्था है प्लाज्मा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक तत्व है? तो वो है हीरा। हीरा जो है एक तत्व है। अगला प्रश्न है, निम्न में यौगिक कौन सा है? तो वो है अमोनिया। अमोनिया जो है वो एक यौगिक है। अगला प्रश्न है, शुद्ध तत्व कौन सा है? तो इसका सही जवाब है सोडियम। सोडियम जो है एक शुद्ध तत्व है। अगला प्रश्न है, पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया है? तो सही जवाब है जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने सर्वप्रथम परमाणविक सिद्धांत प्रस्तावित किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? तो वो है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है एक अस्थायी कण है। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो सही जवाब है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं परमाणु के नाभिक में। अगला प्रश्न है, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं? तो वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो एक समान संख्या में होते हैं। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो वो है थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब है रदरफोर्ड ने की थी प्रोटॉन की खोज। अगला प्रश्न है, पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो वो है एंडरसन है पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी परमाणु के नाभिक की खोज। अगला प्रश्न है, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल के कण से के साथ जुड़ा है वो कौन है? तो वो है बोस। यह रखना है बोस। अगला प्रश्न है, निम्न में किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो वह है हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? तो सही जवाब है डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने की थी इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज। अगला प्रश्न है, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं परमाणु। तत्व के सबसे छोटे भाग को कहते हैं परमाणु। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो वो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग है द्रव्यमान संख्या। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के रासायनिक गुण किस पे निर्भर करते हैं? तो वो है परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं रासायनिक गुण। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक परमाणु भाग नहीं है? तो वो है फोटोन। फोटोन जो है एक परमाणु भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो सही जवाब है हेनरी बेक्वेरेल ने की थी रेडियोधर्मिता की खोज। अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रियता किसका गुण है? तो वो है नाभिक का गुण है रेडियो सक्रियता। अगला प्रश्न है, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी?
तो वो है रदरफोर्ड ने की थी अल्फ़ा और बीटा किरणों की खोज। अगला सवाल है अल्फ़ा किरणें क्या है? तो है He++ आयन से अल्फ़ा किरणें। अगला प्रश्न है अल्फ़ा किरणों में उपस्थित आवेश कौन सा है? तो वो है 2 इकाई धन आवेश। अगला प्रश्न है बीटा किससे बनी होती है? तो वो है ऋण आवेशित कणों से बनी होती है बीटा। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन का समरूप क्या है? तो है बीटा कण। बीटा कण है इलेक्ट्रॉन का समरूप। अगला सवाल है गामा किरणें किससे बनी होती है? तो वह विद्युत चुंबकीय तरंगे से बनी होती है गामा किरणें। अगला प्रश्न है निम्न में किस किरण की वेगन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो वह है गामा किरणें की वेगन क्षमता सबसे अधिक होती है। अगला सवाल है निम्न में से किस किरण के आयन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो वह है बीटा किरण की आयन क्षमता सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के नाम पर रखा गया है? तो सही जवाब है पोलोनियम। पोलोनियम जो है वो उसके खोजकर्ता है, उसके देश का नाम था पोलैंड, तो उसके नाम पे रखा गया है पोलोनियम। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा एक रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है? तो वो जो पदार्थ है वो है एल्यूमिनियम, जो है वो रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है दिए गए 4 ऑप्शन में से। अगला प्रश्न है रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो वो जीवाश्म का निर्धारण होता है रेडियो कार्बन डेटिंग से। अगला प्रश्न है परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? तो वो है ऑटो हॉर्न ने किया था परमाणु बम का आविष्कार। अगला प्रश्न है अम्ल तथा भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वो लिटमस पत्र का प्रयोग किया जाता है अम्ल और भस्म के परीक्षण के लिए। अगला प्रश्न है नीले पत्र को लाल कर देता है, जो नीला है उसे लाल क्या कर देता है? अम्ल। अम्ल जो है वो नीले पत्र को लाल कर देता है। अब लाल पत्र को नीला कौन कर देता है? तो वो भस्म है। भस्म जो है वो लाल पत्र को नीला कर देता है। अगला प्रश्न है जल में घुलनशील भस्मों को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं क्षार। याद रखना है, क्षार कहा जाता है। अगला सवाल है सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? H+ आयन। H+ आयन जो है वो सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। तो भस्मों का स्वाद कैसा होता है? तो वो होता है खारा। भस्मों का स्वाद है खारा। अगला प्रश्न है अम्लीय घोल का pH मान कितना होता है? तो वो है 7 से कम होता है अम्लीय घोल का pH मान। अगला सवाल है क्षार घोल का pH मान कितना होता है? तो सही जवाब है 7 से अधिक होता है क्षार घोल का pH मान। अगला प्रश्न है उदासीन घोल का pH मान कितना होता है? तो बराबर 7 होता है, यानी न्यूट्रल होता है वो 7। अगला प्रश्न सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन से गैस निकलते हैं? तो वह हाइड्रोजन गैस निकलते हैं सभी धातुओं से क्रिया करके। अगला सवाल है सामान्य व्यक्ति के रक्त का pH मान कितना होता है? तो वो होता है 7.4 का होता है सामान्य व्यक्ति के रक्त का pH मान। सो गाइज अब हम देखेंगे फिजिक्स पर आधारित ऐसे 50 क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहला प्रश्न है कार्य का मात्रक क्या है? सही जवाब है जूल। कार्य का मात्रक है जूल। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? दूरी का। तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा दूरी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा का जड़त्व का माप है? तो है द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है जड़त्व का माप है। अगला प्रश्न है पारसेक किसकी इकाई है? तो वो है दूरी की इकाई है पारसेक। अगला प्रश्न है ल्यूमेक किसका मात्रक है? तो सही जवाब है ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेक। अगला प्रश्न है क्यूरी किसकी इकाई है? सही जवाब है रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है क्यूरी। अगला प्रश्न है पास्कल किसकी इकाई है? सही जवाब है दाब की इकाई है पास्कल। अगला प्रश्न है कैंडेला किसका मात्रक है? तो वह है ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। अगला प्रश्न है जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो वो है ऊर्जा की इकाई। जूल जो है वो ऊर्जा की इकाई है। अगला प्रश्न है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई?
तो वह 1971 में लागू की गई थी मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अगला प्रश्न है हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो वो तरंगों की आवृत्ति मापने की यूनिट है हर्ट्ज। अगला प्रश्न है विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो वो है एम्पियर। विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर। अगला सवाल एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? डायोप्टर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई है डायोप्टर। अगला प्रश्न है डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो वो है वातावरण में ध्वनि। वातावरण में ध्वनि को नापने के लिए डेसिबल प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है एम्पियर नापने की इकाई क्या है? तो वो है करंट। एम्पियर किस करंट को नापने की इकाई है। अगला प्रश्न है जल में तैरना न्यूटन की किस गति के नियम के कारण संभव है? तो वो तृतीय नियम के कारण संभव है न्यूटन की गति को जो है जल में तैरना। अगला प्रश्न है किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो वो है 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? तो वो घर्षण की कमी के कारण हम दलदली सड़कों पर फिसलते हैं। अगला प्रश्न है वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? तो वह है अपकेंद्रन का। अगला सवाल है पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि क्या होगी? तो वो बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? तो वह है पृष्ठ तनाव। साबुन द्वारा निर्मलन का सिद्धांत है पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न है वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो वो पृष्ठ तनाव की वजह से होता है वर्षा की बूंद का आकार। अगला प्रश्न है जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव क्या है? वो घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है साबुन को जल में घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो वो घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जो बड़ा जहाज है वो तैरता है। अगला प्रश्न है महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है? तो वो ग्रीस से संबंधित है महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज। अगला प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो वो न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी होती है? तो वो होती है स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दूध से मक्खन निकालने पर क्या होता है? तो वो होता है दूध का घनत्व जो है वो बढ़ता है। दूध से मक्खन निकाल लेने पर दूध का घनत्व बढ़ता है। अगला प्रश्न है इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? तो उसका द्रव्यमान होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में क्या परिवर्तन आता है? तो उसकी जो चाल है वो बढ़ जाएगी। वस्तुओं को गर्म करने पर अणुओं की चाल जो है वो बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न है ऐसा सिस्टम में तापमान की इकाई क्या है? तो वो होता है केल्विन में। ऐसा सिस्टम में तापमान की जो इकाई है वो केल्विन में होती है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? तो जो डिग्री सेल्सियस है वो ऊष्मा का मात्रक नहीं है। अगला प्रश्न है 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? तो वो है 4.2 इंटू 10 का पावर 3 जूल होता है 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान। अगला प्रश्न है बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? तो उसका जो गलनांक है वो घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है विकिरण पायरोमीटर में कितना तापमान नापा जाता है? तो वो है 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नापा जाता है विकिरण पायरोमीटर में। अगला सवाल है निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो वह है विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है। अगला सवाल है ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है क्या? -273 डिग्री सेल्सियस।
अगला सवाल है केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना है? तो वो है 310 केल्विन। अगला प्रश्न है न्यूनतम संभव तापमान कितना होता है? तो वो है -273 डिग्री सेल्सियस जो है वो न्यूनतम संभव ताप है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? तो वो है पारा। पारा जो है ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है दिए गए ऑप्शन में से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? तो वो है समुद्र का पानी जो है वो ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। अगला प्रश्न है थर्मल फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? तो है डीवार। डीवार नामक वैज्ञानिक जो है वो थर्मल फ्लास्क के आविष्कारक है। अगला प्रश्न है द्रव से भाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो कहते हैं वाष्पन। सही जवाब है वाष्पन। अगला सवाल है ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था के परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो कहते हैं गलन। सही जवाब है गलन। अगला प्रश्न है किस द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान घटेगा? किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका जो तापमान है वो घटता है। अगला प्रश्न है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वो ऊर्ध्वपातन कहा जाता है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को। अगला प्रश्न है ध्वनि का तत्व किस पर निर्भर करता है? तो वो आवृत्ति पर निर्भर करता है ध्वनि का तत्व। अगला प्रश्न है ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है? तो वो है डेसिबल में मापा जाता है ध्वनि या ध्वनि का प्रदूषण। अगला प्रश्न है निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो है हवाई जहाज का उड़ान भरना जो है वो सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण का कारण होता है। सो गाइज आज की इस वीडियो में हमने ऐसे 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि ये सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके और इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन सही है। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोज़ को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।